Everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am Dr. Babar, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट. तो काफ़ी टाइम के बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड द वीडियो इज़ अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन MCQs. इसमें मैंने कुछ राउंड अबाउट 25 MCQs सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके MD-CAT 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं तो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की वन शॉट वीडियो भी अपलोड की हुई है. इसकी मैंने जो है वर्कशीट्स भी सॉल्व करवाई हुई हैं. तो मैंने जानबूझ के ऐसे MCQ सिलेक्ट किए हैं जिसमें आप एक MCQ सॉल्व करोगे तो आपको मल्टीपल उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे और उसके मल्टीपल मेथड्स में आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो इससे आपका फ़ायदा होगा कि आपके क्वेश्चंस जो है वो MD-CAT 2026 के अंदर किस तरह से आ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ अ प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी 6I + 8J मीटर पर सेकेंड. इफ़ G = 10 मीटर पर सेकेंड देन हॉरिजॉन्टल रेंज इज़. ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एक चीज़ देखो कि आपको जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज़ इन दी वेक्टोरियल फॉर्म, यानी कि आपके पास जो वेलोसिटी गिवन है वो आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर गिवन है. तो दैट इज़ 6I + 8J और ये क्या है हमारा मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और ये वेलोसिटी आपको देकर आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है, आपसे जो है वो रेंज पूछी जा रही है. ठीक है, आपसे रेंज पूछी जा रही है कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ बॉडी. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई भी चीज़ या कोई भी MCQs पढ़ो तो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए हुए हैं. ठीक है, 4 स्टेप्स. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मैं आपको बताता जाऊँ तो आपको फ़ायदा हो. सबसे पहले जब भी कोई फ़िज़िक्स का आप MCQs पढ़ो तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पॉइंट आउट या हाईलाइट या मार्क दी क्वेश्चन. यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रेंज, तो इसको मैंने मार्क कर लिया. ठीक है, सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है उसको मार्क करो कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में. दूसरी चीज़ क्या है कि सी द अवेलेबल डेटा या नोट द अवेलेबल डेटा. तीसरा क्या है आपके पास कि अवेलेबल एक सेकंड अवेलेबल फार्मूलाज. अब मैं ये सारी चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा. और चौथी क्या है, एप्लीकेशन. सबसे पहले कि पॉइंट आउट दी, हाईलाइट या मार्क दी क्वेश्चन. जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको मार्क करो. यहाँ पर रेंज पूछी गई है, हमने मार्क कर ली. ठीक है, दूसरा अवेलेबल डेटा. तो भाई मैंने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही की है कि डेटा मैंने लिखा है. पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद डेटा लिखा मैंने. उसके बाद क्या है, अवेलेबल फार्मूलाज. तो अभी रेंज के जो भी फार्मूलाज आपके पास हैं वो आपने लिखने हैं. ठीक है, अब देखो कि सिस्टमेटिकली हम MCQs को किस तरह से सॉल्व करते हैं. ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको 4 स्टेप्स नहीं लगेंगे. आपका ब्रेन जो है इन चीज़ों को प्रोसेस कर लेगा और सबकॉन्शियसली आप जो है इसको सिस्टमेटिकली करते जाओगे. तो रेंज का सबसे जो बेसिक फार्मूला होता है, व्हाट इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ रेंज, वो आपकी डेफिनेशन में से आपको मिलता है. रेंज का फार्मूला या रेंज की डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, तो उसका बेसिक फार्मूला जब आप देखते हो डिस्टेंस का तो वो आपका होता है S = V × T. इसी में से आपका रेंज का फार्मूला बनता है. और अगर मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो ये बॉडी मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये ऐसे गई. ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक UX और दूसरा UY. ठीक है, और ये इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज़ रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस.
तो अगर इस एस की जगह पर मैं क्या लिखूं, आर लिखूं, और ये वी की जगह पर, क्योंकि रेंज आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल द वेलोसिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन इज़ दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वी एक्स, ठीक है, और इंट ये आप क्या हो गया टी। ये सबसे बेसिक फार्मूला है किसका, रेंज का। तो इसमें आपके पास क्या क्या है, आर फॉर रेंज, वी एक्स इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टी इज़ फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मकसद है कि टोटल, एक सेकंड में इसको आपको सही से लिखूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का मकसद क्या है, द टाइम इन विच बॉडी रिमेन्स इन दी एयर, वो टाइम जिसके अंदर बॉडी हवा में हो, यानी कि टोटल टाइम जिसमें बॉडी इनिशियली लॉन्च हुई है और लैंड होने से थोड़ी देर पहले तक जितना भी टाइम है ये, ठीक है, हिट करने से पहले या हिट करने तक उससे थोड़ा पहले, वो आपका जो टोटल टाइम है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो आप जिसने प्रैक्टिस की हुई है वो भी देखेंगे, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की वो भी देखेंगे, तो सबका फ़ायदा हो। ठीक है, अब हमने सारी चीज़ें जहन से निकाल लो जो मैंने आपको बताई। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना है। दूसरा क्या करना है, आपने डेटा लिखनी है, वो भी आपने लिखनी। तीसरा क्या करना है, जो सवाल पूछा गया है उसके सारे फार्मूलाज लिखने हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक फार्मूला आ गया, दैट इज़ रेंज इज इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या है, जितने भी फार्मूलाज आपको अवेलेबल हैं वो आपने फ़िलहाल लिखने हैं। फ़िलहाल जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे करते जाओ, आगे सारों में यही मेथड यूज़ होगा। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या है, रेंज हमने निकाला वी एक्स इंटू टी। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ कि वी एक्स की वैल्यू मैं रखूँ। वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू नॉट या यू एक्स कॉस ऑफ थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशियल वेलोसिटी v है, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो, और अगर वर्टिकल है तो v साइन ऑफ थीटा। ये इसके दो कंपोनेंट हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी v x है तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos ऑफ थीटा इंटू t। दूसरा फार्मूला आपका ये हुआ, r इज इक्वल्स टू वी कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। अब तीसरा फार्मूला क्या होगा, तीसरा फार्मूला ये होगा कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखें। तो अगर आपने पहले ये वीडियोस देखी हैं या पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मकसद ये होता है कि बॉडी जितनी देर हवा में रही, ठीक है, या बॉडी का जो टोटल टाइम है प्रोजेक्टाइल का इनिशियल लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है t इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। ये इसका फार्मूला होता है। कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो आपने 100% याद कर लेने हैं, जिसमें से ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यही सेम फार्मूला अगर आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे तो क्या है, t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। ठीक है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू इसमें रखूँगा। तो ये मेरे पास इसका तीसरा फार्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, अब इसमें कॉमन सेंस लगाएं, अगर मैं इस 2 को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सपोज ना करूँ, ठीक है, तो ये वी कॉस थीटा किसके बराबर है और वी साइन थीटा किसके बराबर है, ये यहाँ पर वी सपोज करें, तो वी कॉस थीटा वी एक्स के बराबर है, वी साइन थीटा वी वाई के बराबर है। तो इस रेंज के फार्मूला को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2v(x) vy अपॉन जी। अब ये मेरे ख्याल से आपने नहीं देखा होगा अपने टेक्स्ट बुक्स में या किसी नोट्स वगैरह में हो, कुछ नोट्स में होगा या किसी टीचर ने आपको पढ़ाया हो। अब देखें, तीसरा फार्मूला क्या लिखा था हमने, वी कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, एक ये था। चौथा हमारा पास फार्मूला क्या आया, r इज इक्वल्स टू वी एक्स वी वाई अपॉन जी। वैसे फार्मूलाज बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए जो क्वेश्चन था
उसके लिए ये फार्मूलाज सफिशेंट हैं जो हमने बेसिक फार्मूला से ड्राइव किए हैं, इसमें किसी और चीज़ का रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब ये हमने कितने स्टेप्स कर लिए, ये हमने पहले 3 स्टेप्स कर लिए। अब यहाँ पर ये चौथी चीज़ जो लिखी हुई है वो क्या है, दैट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मकसद क्या होता है, यूजेज। अब ये फार्मूलाज तो मैंने लिखे, लेकिन अगर मैं इन फार्मूलाज को यूज़ ना करूँ तो मेरे किस काम के। तो ये फार्मूलाज में से आपने जो वो फार्मूला लगाना है जो आपके डेटा के हिसाब से सूटेबल हो। अवेलेबल डेटा कौन सी है, अवेलेबल डेटा में आपको सिर्फ 6i वेक्टर फॉर्म में, 8j वेक्टर फॉर्म में, यानी कि ओवरऑल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, और उसके बाद आपको रेंज पूछी गई है। तो इन सब में से आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर देखें Vx भी गिवन है, Vy भी गिवन है, और आपसे रेंज पूछी गई है। इसमें बाकी और चीज़ मिसिंग नहीं है। जी हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 है, तो हमें नंबर 4th जो फार्मूला है वो लगाना है। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही रिफ़ाइन करके जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं वैसे मैंने आपको समझाया है, ताकि ये चीज़ आपको जो है वो ट्रबल ना करे। अच्छा, अब देखें रेंज का फार्मूला हमने क्या निकाला, 2Vx Vy अपान जी। अब जो है Vx Vy, अच्छा कुछ बच्चों को मुझे ये चीज़ अभी जहन में आई है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि Vx Vy इसमें से कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं कि बच्चों, ये जो हमारा I वेक्टर होता है ना, ये होता है अलोंग x एक्सिस, और ये जो हमारा j होता है ये होता है अलोंग y एक्सिस। तो सबसे पहले एक चीज़ एक एहसान करो कि वेक्टर की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख लो। आपको बोल देते हैं कि वेक्टर्स सिलेबस में नहीं है, बाकी टॉपिक्स नहीं करो, काम के नहीं है, लेकिन वेक्टर्स मैं हमेशा बोलता आया हूँ इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन फिज़िक्स। अगर आपको बाकी चीज़ें पढ़नी है, वेक्टोरियल नॉलेज जिसमें यूज़ होता है, तो वो चीज़ें आपको ट्रबल करेंगी। तो ये काइंडली ये वीडियोस देखो जिसमें से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। बाकी इस प्रॉब्लम के लिए जितनी चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बता दी कि I जो है वो अलोंग x एक्सिस है, J जो है अलोंग y एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इस तरह से करके कि 5i + 2j, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर जो है 5 वो x एक्सिस के अलोंग है, और जो 2 है वो अलोंग y एक्सिस है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। या मैं इस तरह से अब ये वैल्यू रख के दिखाऊँ जो वेलोसिटी की गिवन है, 6i + 8j, 6i + 8j। इसका क्या मकसद हुआ, 6i इज़ अलोंग द x एक्सिस एंड द वेलोसिटी विच इज़ अलोंग द x एक्सिस इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड द वेलोसिटी विच इज़ अलोंग y एक्सिस इज़ वर्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर Vx की जगह पर आपने क्या रखना है, Vx की जगह पर आपने क्या रखना है, Vx की जगह पर आपने रखना है 6, Vy की जगह पर क्या रखना है आपने 8, G की जगह पर क्या रखना है आपने 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको डिवाइड करोगे 10 के साथ, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 96। 2 × 6 हो जाएगा 12, 12 × 8 तो हो जाएगा 96, डिवाइड बाई 10 तो डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये कितना आएगा 9.6, और 9.6 क्या होगा मीटर्स, क्योंकि आपसे रेंज पूछी गई है। तो अब देखें एक क्वेश्चन के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स जो थे वो मैंने आपको बताए। फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बताया, वेक्टर नॉलेज वो भी मैंने आपको बताई, रेंज के डिफरेंट फार्मूलाज 4 फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए फ़िलहाल, तो वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज़, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी जब आप मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी कितनी होगी, u cos θ/2, u cos θ, u sin θ/2 और नन ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाकर एक चीज़ समझाऊं कि ठीक है, सपोज़ करें कि
दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका अर्थ या नॉर्मल सरफेस है, और दिस इज़ द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, दिस इज़ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। और पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है फ्रॉम द अर्थ, दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, इसको आप बोलते हो मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर इसके साथ कोई एंगल गिवन होगी, एंगल गिवन होगी, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं लॉन्चिंग एंगल, ठीक है। और इसको जब हमने थ्रो किया होगा तो हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, दैट इज़ v। v इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ फॉर इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपके पास वेक्टर्स की सफिशिएंट नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये जो v हमने इस तरह से करके बनाई है, तो ये तो ना तो कंप्लीट x के डायरेक्शन में ना कंप्लीट y के डायरेक्शन में, तो हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे तो एक इसका कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, जिसके साथ एंगल होगी वो होगा cos थीटा, और एंगल आपका हॉरिजॉन्टल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल आपका v cos थीटा बनेगा, और एक आएगा आपका v sin ऑफ थीटा। एक चीज़ अगर याद कर लो, अगर प्रोजेक्टाइल की एंगल इस तरह से करके आपको बोले कि एंगल इज़ विथ वर्टिकल, तो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स बनेंगे ना वो हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा v sin थीटा। अगर ये चीज़ आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि आपने वेक्टर्स की नॉलेज सही आपकी नहीं है, तो इस वजह से वो वेक्टर्स वाली वीडियोस देखें, इसी वजह से मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी v के साथ थ्रो करते हो तो इसके पास दो कंपोनेंट हैं, एक है v cos थीटा, दूसरा है v sin ऑफ थीटा। इसको मैं v sin थीटा को vy भी लिख सकता हूँ, इसको मैं vx भी लिख सकता हूँ, vx एंड vy। अब vy के अलांग जो है ना क्या होता है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसके अपोजिट फोर्स लग रहा होता है। vy की सपोज़ करो ऊपर की तरफ है ड्यूरिंग जब ये मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रही है बॉडी, जब मैक्सिमम हाइट की तरफ बॉडी जा रही है तब इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो इस पर नीचे एक फ़ोर्स लगता है डाउनवर्ड, इस पर नीचे एक फ़ोर्स लग रहा होता है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड, कभी अपवर्ड नहीं लगेगा। ग्रेविटी एक्ट्स डाउनवर्ड थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और आपका जो vx है, vx के डायरेक्शन में नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगता या कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि हमने जब मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सपोज़ करते हैं कि अर्थ की रोटेशंस भी प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट नहीं कर रही और कोई ऐसा रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अफेक्ट करे। उसके साथ साथ ना हमारा एयर फोर्स होगा, जिसको आप एयर फ्रिक्शन भी बोलते हो, वो भी आप एप्लीकेशन में नहीं लेते, जिसकी वजह से आपका जो कंपोनेंट होता है दैट रिमेंस अनअफेक्टेड थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ vx। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिमेंस अफेक्टेड थ्रू आउट द मोशन, या वेरिएबल। तो ये आपका जो vy होता है वो वेरिएबल होता है, vx जो होता है वो इसमें कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नॉलेज मैंने आपको दे दी, दैट इज़ बेसिक फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद क्या है, सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, तो सवाल में हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है। सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी होगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि बॉडी की एक ही वेलोसिटी है जो हमेशा कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, लेकिन एक वेलोसिटी ऐसी है जो कि वेरिएबल है, चेंज होती रहेगी।
तो आपकी ये जो वी वाई है ना, वी वर्टिकल वेलोसिटी, वो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करते करते ये जब मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट आएगा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, उस पर आपकी जो वी वाई है दैट विल बिकम ज़ीरो, एंड द ओनली कंपोनेंट दैट विल बी कांस्टेंट और नॉन ज़ीरो विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके इक्वल है? v cos थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये है आपका आंसर। और जब आपकी एक चीज़ मैं और भी आपको समझा दूं यहाँ पर, ये आपका u, ये आपकी इनिशियल प्रोजेक्टाइल एंगल, ये आपका ट्रेजेक्ट्री, दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो जब आप, अगर मैं आपको बोलूँ कि ड्रॉ दी डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटी एंड वी वाई, अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि ग्रेविटी और वी वाई के डायरेक्शन बनाओ, तो जी का मैं डायरेक्शन यहाँ पर ही बना देता हूँ कि जी विल बी एक्टिंग ऑलवेज 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 डाउनवर्ड, और सिर्फ डाउनवर्ड नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड इज़ द करेक्ट वर्ड, यानी कि जी हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी हमेशा। लेकिन वी वाई क्या होगी? तो ड्यूरिंग असेंट आपका वी वाई का डायरेक्शन अलग होगा, ड्यूरिंग डिसेंट आपका वी वाई का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये बॉडी जब यहाँ से, ये सपोज करो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, तो ये वाला जो 1 है ये दिस इज़ फॉर असेंट, यानी कि जब बॉडी ऊपर को जा रही है, और दिस इज़ फॉर डिसेंट, तो जब बॉडी नीचे को आ रही है। तो जब बॉडी ऊपर को जाएगी, आपने इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दिया है? इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो ऊपर को बनेगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, एंड एंगल इज़ विद दी हॉरिजॉन्टल। तो आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं इसका, जहाँ से आपने थ्रो किया है इसको, इसका ड्रॉ करूँ, तो ये इसका डायरेक्शन होगा ऊपर, और ये ऊपर, ये ऊपर, या आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो स्लो होके यहाँ पर होकर ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब ये डिसेंड करेगी बॉडी, तो ये इसका मैग्नीट्यूड स्लो स्लो इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही जो है वो जी एक्ट कर रही है। अब देखें, पहले वेलोसिटी स्लो क्यों होती है? वी वाई स्लो क्यों होती है? तो वो स्लो इस वजह से होती है, जब इनिशियल वेलोसिटी हम थ्रो करते हैं तो उस इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट में ग्रेविटी लग रहा होता है, और जब बॉडी नीचे को आती है तो ग्रेविटी और वेलोसिटी जो वाई है उसका डायरेक्शन सेम होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो स्पीड अप होती जाती है। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोजेक्टाइल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है वो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने सारे आपको बता दिए। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा u cos ऑफ थीटा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल हैज़ सेम रेंज फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि आपको एक वेलोसिटी गिवन है, प्रोजेक्टाइल हैज़ सेम रेंज for 2 angles of projection if t1 and t2 are the times of light in 2 cases then। अब आपने यहाँ से रिलेशन निकालना है। रिलेशन किस तरह से आप निकालोगे? यानी कि आपको कहा गया है कि क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स्ड वेलोसिटी है, उस फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है सेम है, वो 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन की। तो t1 एंड t2 टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो उसका और रेंज का रिलेशन क्या होगा? यानी कि वो रेंज के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, या रेंज के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, 1/r के साथ प्रोपोर्शनल होंगे, या 1/r स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होंगे। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ लाइट फॉर 2 एंगल्स। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन g, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इसको मैं t1 के साथ डिनोट करूं तो t2 में लिखूंगा किस तरह से? 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन g, क्योंकि एक एंगल के लिए अगर आप थीटा सपोज करोगे तो दूसरी एंगल के लिए 90 माइनस थीटा आपको लेना पड़ेगा। तो अब इसका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकालोगे t1 t2 इज इक्वल्स, प्रोडक्ट का मकसद ये होता है कि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो सबसे पहले क्या है? 2u sin थीटा अपॉन g, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा?
2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो T1 T2 क्या होगा? अब देखें 2u साइन थीटा 90 माइनस थीटा जो होता है वो 2u कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर क्या है? T1 T2 इज इक्वल्स टू, हमने रेंज का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था। रेंज का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू Vx की जगह पर हमने क्या रखा था? 2u कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पर हमने क्या रखा था? बेसिक क्या था? Vx इंटू टी। तो Vx की वैल्यू ये हमने रखी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने रखी 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। अब देखें ये वाली वैल्यूज़ 2u साइन थीटा और ये 2u कॉस थीटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी? सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, Vx की जगह पर होगा u cos थीटा इंटू 2u साइन ऑफ थीटा। तो ये u cos थीटा और 2u साइन ऑफ थीटा इनको, और नीचे डिवाइड बाई g। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ, अगर मैं 2 को बाहर रखूँ और एक g को मैं बाहर रखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ 2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो ये रेंज का फॉर्मूला है हमारा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 T2 इज इक्वल्स टू 2, इसकी जगह पर जो ब्रैकेट के अंदर है मैं लिखूँगा R अपॉन जी। तो T1 T2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये जी भी कांस्टेंट है। तो T1 T2 विल बी प्रोपोर्शनल विथ R। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एमडी गेट में आ जाए और आपने पहले ये क्वेश्चन देखे ही नहीं ना हो, तो ये कम से कम आपके 5-10 मिनट तो ले लेगा आराम से, जब साइन 90 माइनस थीटा। क्योंकि एमडी गेट में आपको पता है कि आप मैथमेटिक्स भी वही पढ़ते हो जो आपको सिर्फ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स नॉर्मल जो है वो सॉल्व करवाने के लिए चाहिए होती है। इतनी आप टफ़ जो है वो फिज़िक्स नहीं पढ़ते। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस जो अब आप करो तो उनके वैल्यूज़ आप याद कर लो। तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला जो MCQ है T1 T2 इज इक्वल टू 2R अपॉन जी, ये आप वैल्यू इसका याद कर लें। फॉर गिवन एंगल्स जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और 2 रेंज के लिए प्रोडक्ट ऑफ टाइम पूछी गई हो, तो इसको कैसे भी करके पूछ सकता है। बहरहाल इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है, आप इस तरह से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज डबल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स। अब रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का कंपैरिजन किया गया है इस प्रॉब्लम में। यानी कि अगर फॉर अ गिवन एंगल, यानी कि ऐसी जब आप स्टेटमेंट देखो फॉर अ गिवन एंगल फॉर अ गिवन वेलोसिटी, अगर बोला फॉर अ गिवन एंगल का मकसद ये हुआ कि एंगल जो है अब कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एक फार्मूला ये भी है रेंज का, ठीक है, जो हमसे मिस हो गया, लेकिन अभी ये लिख सकते हैं 5वां फार्मूला। डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और इसमें बोला कि गिवन एंगल का मकसद ये है कि आपका ये जो वैल्यू है ना थीटा का, वो गिवन है मतलब तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो रेंज अभी प्रोपोर्शनल किसके साथ होगी? रेंज विल बी प्रोपोर्शनल विद यू स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी फ़िलहाल के लिए सिर्फ निकालनी है आपने। रेंज विल बी प्रोपोर्शनल विद यू स्क्वायर। याद कर लो, प्रोपोर्शनलिटी की साइन में सिर्फ और सिर्फ आप वो चीज़ें रखते हो जो कि कांस्टेंट ना हो या गिवन ना हो या वेरिएबल हो जो। तो ये गिवन है तो ये हम नहीं रखेंगे। अभी दूसरी चीज़ इसने क्या बोली? दूसरी चीज़ इसने कही कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा अगर रेंज डबल हो रही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखें 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। अब देखें इसमें जी कांस्टेंट है, फॉर अ गिवन एंगल बोला गया है तो ये भी कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो टाइम विल बी प्रोपोर्शनल विद u, ठीक है, टाइम विल बी प्रोपोर्शनल विद u। अगर एंगल को हमने डबल करना है तो देखो कि अपना रेंज को अगर हमने डबल करना है तो रेंज देखो किसके साथ प्रोपोर्शनल है? u स्क्वायर के साथ। रेंज इज प्रोपोर्शनल विद u स्क्वायर। सो इफ़ वी हैव टू डबल रेंज देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ u? देखिए अगर मैं u की वैल्यू 2 रखूँ
तो ये 2u और इसका स्क्वायर, तो ये 4u स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। 3 रखूँगा तो 9 टाइम्स हो जाएगी। तो इस वजह से अगर हमें इस तरह का कोई रिलेशन मिले जिसमें एक चीज़ दूसरे के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है और हमें ये चीज़ डबल करनी है, तो हमें इस चीज़ को अंडर रूट के अंदर रखना होगा। अंडर रूट 2u इसका स्क्वायर, ये इसमें मर जाएगा और एक u स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 2u स्क्वायर, यानी कि रेंज आपकी क्या हो गई 2 टाइम्स। अगर रेंज को 2 टाइम्स करने के लिए हमें u की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, अंडर रूट 2। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट किसके साथ प्रोपोर्शनल है, u के साथ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है अगर हम u को रखेंगे अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स। ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। काफ़ी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि अंडर रूट ये अपना रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो है ना वो वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब कि एक रिलेशन बना देते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बॉडी इज़ थ्रोन, बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। बॉडी इज़ थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये जो एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है ना, इसका भी मैं मकसद आपको समझाता हूँ। इट विल हिट दी ग्राउंड आफ्टर टाइम, यानी कि एक बॉडी है जिसको हमने थ्रो किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ, जो कि एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, वो अब कितने टाइम के बाद ग्राउंड को हिट करेगी। सो बेसिकली द क्वेश्चनर इज आस्किंग यू द टाइम ऑफ फ्लाइट। इफ़ यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। वो टाइम जिसमें बॉडी एयर के अंदर हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपके पास है 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। अब एक चीज़ देखें, इसने आपको क्या दिया है, इसने आपको वेलोसिटी दी है, उसका एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। इसने एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल जिसके साथ होगा मैंने आपको क्या बताया था, उसके साथ क्या लगेगा, कॉस लगेगा, v कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v साइन ऑफ थीटा। अब देखो क्या इसने वैल्यू क्या दी थी, 9.8 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखें t इज इक्वल्स टू सेम u साइन ऑफ थीटा, u कितना है 9.8 इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ये 2 से 2 मर जाएगा, ऊपर बचेगा कितना 9.8, और नीचे g की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप ये 9.8 रख सकते हैं, 9.8। तो ये क्या होगा, ये 9.8 से ख़त्म, तो ये 1 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया था। अगर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछा गया होता, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आती हैं क्या, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसको अगर इतना ना लिखे, इस तरह से लिखे, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, तो वो कितना होगा। अब देखो टोटल टाइम जो है ना, ये टोटल टाइम, इसमें टाइम ये t1 भी है, ये t2 भी है, तो t1 और t2 ये आपस में इक्वल हैं। सिर्फ इसकी कंडीशन ये है कि जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में बॉडी नीचे आएगी। वो इस वजह से कि आपने कोई भी रेजिस्टिव फोर्स सपोज नहीं किया, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, नो एनी अर्थ रोटेशन इज़ अफेक्टिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या टाइम ऑफ जो है प्रोजेक्टाइल, तो कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रहा। इसकी वजह से आपका t1 और t2 इक्वल होगा, तो आपका जो टोटल टाइम होता है वो 2t के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर टोटल आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g के इक्वल होगा, तो टाइम ऑफ असेंट जो आपका बनेगा ना ta के साथ अगर मैं लिखूं, तो वो बनेगा आपका u साइन थीटा अपॉन g।
और टाइम ऑफ डिसेंट क्या बनेगा, वो भी आपका बनेगा u sin थीटा अपॉन g. What will be the total time? Total time will be equals to time of ascent plus time of descent. तो ये किस तरह से होगा, 2u sin थीटा अपॉन g. तो ये हैं बेसिक फार्मूलाज. अच्छा, कभी कभी ये सवाल भी आता है कि अगर हम फ्रिक्शन को सपोज करें तो असेंट और डिसेंट का रिलेशन क्या होगा, असेंट बढ़ेगा कम होगा, डिसेंट बढ़ेगा कम होगा. तो चलो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में बता दूंगा. लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लो. ये मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आए. अगर किसी को प्रोजेक्टाइल का कुछ भी पता नहीं है और एटलीस्ट उसकी बेसिक से स्ट्रॉन्ग है तो एटलीस्ट वो समझ जाए एटलीस्ट, मतलब हर किसी के लिए. बाकी होशियार बच्चे जो हैं वो तो कर लेंगे. तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हमारे हिसाब से ये आंसर है. अच्छा, किसी में अब देखो मैथमेटिक्स इतनी कैलकुलेशन, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट, 5-7 साल पहले पढ़ी हुई फिज़िक्स. तो अभी मैंने कोई भी रिवीजन नहीं की. यकीन जानो, मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ मैंने कोई रिवीजन नहीं की, ना मैंने कोई चीज़ देखी है. जस्ट मैंने फार्मूलाज और ये सारी चीज़ें ऐसे ही मैं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने 1 साल जस्ट पढ़ाया था. तो आप एटलीस्ट इस तरह से तो पढ़ो कम से कम, तो MD में अच्छा परफॉर्म करो. ये मैंने जो 5-7 साल पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो सोचो आप इमेजिन करो कि मैंने किस तरह से पढ़ा होगा कि अभी तक मैं जो है वो MCQs कर सकता हूँ मैं. ठीक है, अब ज़्यादा मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, बस आगे चलो. अ बॉय प्लेइंग ऑन रूफ of a 10 meter high building throws a ball with the speed of 10 meter per second at an angle of 30 with the horizontal. How far from the throwing point will the ball be at the height of 10 meter from the ground? अब क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो कितना शातिर है, आपको ऐसे ही घुमा रहा है. बस कोशिश किया करो कि छोटे से डायग्राम्स बनाया करो जब आप क्वेश्चन करो ना. तो अब इसने क्या बोला कि एक हाइट h है, वो कितनी है 10 मीटर्स. वहाँ से एक बच्चे ने किसी चीज़ को फेंका है, या सपोज़ करो कि बॉल को फेंका है, वो इस तरह से गई है, ठीक है, और ऐसे गिरी होगी नीचे, फॉर सपोज़, फ़िलहाल के लिए सपोज़ करो. अब वो पूछ रहा है कि जब वो ज़मीन से 10 मीटर ऊपर को है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा. तो अगर ये 10 मीटर ऊपर से इसको फेंक रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, और ये पूछ भी 10 मीटर ऊपर रहा है, तो भाई ये इतना इसको हाइट पे सोचने की ज़रूरत क्या है. सो दिस बोथ विल बी इग्नोर्ड. आप ऐसे समझोगे कि एक बॉडी है प्रोजेक्टाइल जिसको फेंका गया है, वो ऐसे जाएगी, अपना रूट फॉलो करेगी, और उसका अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज. तो हमें क्या करना है, हमें रेंज निकालनी है. बस खामा का कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत ही नहीं है. इस वजह से तो मैंने बोला कि आरामी है पूछने वाला. अब बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज अ बॉल द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स एट एन एंगल 30 डिग्री. अब बोल रहा है हाउ फार द थ्रोइंग पॉइंट विल बी. थ्रोइंग पॉइंट विल बी का क्या मकसद है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. भाई आप इतनी चीज़ें समझ लो, इतनी बेसिक से हैं ये चीज़ें, इंग्लिश की चीज़ें हैं ये. हाउ फार द थ्रोइंग पॉइंट के कितना पॉइंट जो थ्रो किया है वो कितना पॉइंट दूर जाएगी, तो वो तो आप हॉरिजॉन्टल से ही अंदाज़ा लगाओगे ना, इसने वर्टिकल नहीं पूछी. एट द हाइट ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड. आपके पास थीटा जो है वो तो हॉरिजॉन्टल इज़ 30 डिग्री. डेटा मैं कंफर्म कर लूँ 1 सेकेंड ताकि कोई मिस्टेक ना हो. 30 डिग्री, ठीक है. बस यही 2 चीज़ें गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड. अब रेंज पूछी गई है, ये इतने तो होशियार हो, आप निकाल लोगे. R = u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो u क्या है 10 का स्क्वायर करोगे 10 × 10 होगा. साइन 2 थीटा 2 × 30 कितना होगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो रही है, √3/2. तो ये इसमें क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई क्या है 10. 5 × 10 कितना होगा 50 और √3, और ये 0 से गया 5/√3. समझ आया. तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर देखो 10 के इक्वल है,
उसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मकसद ये है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन साइन 2 थीटा रखना है आपने 2 इंटू थीटा, यानी कि 2 इंटू 30 कितना होगा 60। √3/2 रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, अंडर रूट ये आपका आएगा 5/√3। अब देखो ऑप्शंस इसके ही अंदर गिवन है या कोई और? भाई देखो इसने फिर भी मस्ती की हमारे साथ। चलो यहाँ पर देखो किधर गया ये 5/√3, तो √2 √3 √5 ये आपको याद होने चाहिए। 1.21 1.73 2.23। आई होप के वैल्यूज़ यही हो। ये आपने ये 1.41 है या 21 है मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये तीन जो अंडर रूट से हैं इनकी वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए, √2 √3 एंड √5। तो यहाँ पर ये देखो 5 इंटू √3, 5 इंटू 1.7, तो इसको करोगे जब तो कितना आएगा 351 8.65 मीटर्स। ये आप सॉल्व करोगे तो आप इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आपका 8.6, ये देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, आप होशियार बच्चे हो, आप निकाल लोगे, कर लोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो दोबारा देख ले। अभी तक कितने सॉल्व किए हमने? 4-5 क्वेश्चंस किए हैं। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, another particle is thrown with the same velocity at an angle alpha from the vertical, the ratio of time of flights of two particles। भाई इसने तो फिर से वही चीज़ की, वही हरकत की जिसका हमें डर था। तो देखो मैंने ये शुरू में ही आपको कॉन्सेप्ट इसी वजह से बताए, बस एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपकी एंगल थीटा, ये है आपकी टोटल एंगल, जो कि यहाँ पर क्या बनेगी 90 माइनस थीटा, क्योंकि जब इस तरह से एंगल होती है तो उनके दरमियान में एंगल होता है 90। तो यही आपसे इसने पूछा है। इसने क्या पूछा है कि अगर ये हमने थ्रो किया एंगल अल्फ़ा के साथ तो इसका टाइम t1 है, और दूसरा जो है हमने थ्रो किया वर्टिकल के साथ एंगल, यानी कि ये एक हमने सपोज़ किया, ये दूसरा, उसका एंगल क्या है अल्फ़ा है, लेकिन वर्टिकल के साथ उसका टाइम t2 है। अब t1/t2 का रेशो निकालो। इसने ये चीज़ की है, इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि इसको आपने क्या लिखना है थीटा, इसको भी आपने क्या लिखना है थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। तो बिल्कुल मसले वाली बात है ही नहीं। तो एक टाइम हम रखेंगे कितना, एक टाइम हम रखेंगे 2u साइन ऑफ थीटा अपान जी, और डिवाइड, क्योंकि रेशो का मकसद क्या होता है डिवाइड, और इधर रखेंगे हम 2u साइन 90 माइनस थीटा अपान जी, t1/t2 इज इक्वल्स टू 2u। अब देखो 2u साइन थीटा अपान जी, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, जी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2u कॉस थीटा। अब 2u से मर गया, जी से मर गया, इधर क्या बचा t1/t2, क्या बचा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा को आप क्या बोलते हो, जिसने मैथ नहीं पढ़ी, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो टेन थीटा हमें इसने नहीं बोला था, इसने हमें थीटा किसके इक्वल बोला था अल्फ़ा के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टेन अल्फ़ा, और नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइड बाय 1, तो उसका रेशो क्या आएगा टेन अल्फ़ा इंटू ये अपना -1, ये वाला, ठीक है। आपने ये जो मैं सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ ये आपने करने हैं, उसके बाद आपने इनको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका किसी काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैक्टर्स विल अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भाई इसने पूछा है कि रेंज को
कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बाय एन एथलीट इन अ लॉन्ग जंप इवेंट। अब देखो कितनी बेसिक सी चीज़ थी और इसने किस तरह से करके आपसे पूछ लिया। एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो देखो आप सारे स्टूडेंट्स बुक सेम पढ़ते हो, प्रैक्टिस सेम करते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपसे आगे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ को एनालिटिकली उस तरीके से क्रिटिकली देखते हैं चीज़ों को। तो रेंज का फार्मूला देखो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इस फार्मूला से मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज़ बताई थी, रेंज प्रोपोर्शनल विद u स्क्वायर, रेंज प्रोपोर्शनल विद साइन 2 थीटा। इसका मकसद ये है कि रेंज इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है, एंगल पर भी डिपेंड कर रही है। तो इसने यही पूछा है आपसे। स्पीड बिफोर द जंप्स एंड इज वेट, वेट भाई कहाँ से आ गया? तो ये नहीं होगा। डायरेक्शन इन विच ही लीव्स एंड द इनिशियल स्पीड, तो डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन किसको बोलते हैं? डायरेक्शन आप एंगल को ही बोलते हो, तो डायरेक्शन तो बिल्कुल डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। और इनिशियल स्पीड पर भी डिपेंड करेगी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा फोर्स इन विच, फोर्स पे नहीं, एंड इज स्पीड, फोर्स एंड स्पीड नहीं भाई। डायरेक्शन इन विच, डायरेक्शन एंड वेट, तो डायरेक्शन एंड वेट पर नहीं करती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना? करेक्ट आंसर आपका बना बी। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल के लिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालेंगे हम तो स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि खाली टी नहीं, टी का स्क्वायर। ये आप मिस्टेक ना करो, इस वजह से मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी होगी वो भी अगर सॉल्यूशन मेरे सॉल्व करवाने से पहले अगर खुद करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे नहीं होंगे, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैंने वो इसमें प्रैक्टिस करवाएं जो आपके लिए मस्ट हैं। एक क्वेश्चंस के अंदर कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 6-7 क्वेश्चंस मैंने करवाए, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं। तो h अपान हमें टी स्क्वायर निकलवाना है भाई, ठीक है। देखो ये मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, याद कर लो बस। h अपान टी स्क्वायर, पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या करवाया था, T1 T2 इज इक्वल टू 2R अपान जी। ये मेरी बात मान लेना, इसको याद कर लेना, कहीं ये पूछ ना ले आपको एग्जाम्स में। वैसे इतना मुश्किल नहीं आ रहा है MD लेकिन मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बच्चा मेरी ये वीडियो देख लेते तो इस टॉपिक्स में से कम कोई भी क्वेश्चन उससे मिस ना हो, मेरा ये माइंडसेट होता है। तो h अपान टी स्क्वायर का क्या मकसद है? h हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल होता है भाई? मैक्सिमम हाइट हमारा इक्वल होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपान 2g, ठीक है। u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपान 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। डेरिवेशन हम नहीं कर रहे, ये याद कर लो। और नीचे इसको डिवाइड करना है किसके साथ? टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या? स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है? 2u साइन थीटा अपान जी, इसका स्क्वायर। कहीं पर कोई मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे, मैं भी इंसान हूँ, 5-7 साल पहले मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जो मिस्टेक हो जाए आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें, मैं रेक्टिफाई कर दूँगा, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले कि मिस्टेक ना हो, क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट आपका चला जाएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपान 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। और उसको मल्टीप्लिकेशन को चेंज करेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये g ऊपर चलाया जाएगा, g स्क्वायर, और ये आपका क्या होगा? 2u साइन थीटा इंटू 2u साइन थीटा। इसको सॉल्व आसानी से हो, इस वजह से मैंने इस तरह से लिखा है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर भी लिखूँ तो मैं इसको लिखूँ u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपान 2g, ठीक है। तो u साइन थीटा में ख़त्म, ठीक है। और ये u साइन थीटा, ये u साइन थीटा में ख़त्म, ठीक। बाकी क्या बचा? एक g में ख़त्म, तो ये क्या हुआ? g अपान 2 इंटू ये 2 बच गया, ये 2 बच गया और ये 2 बच गया। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4, 2 4 8। तो ये ऊपर g है, g की वैल्यू क्या होती है? 10।
नीचे क्या आएगा 8, तो ये क्या होगा 5/4। तो ये आपका आंसर ए। ठीक है, दोबारा से देख लेना अगर ना समझ आया हो तो। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द स्पीड विथ विच इट थ्रोज द बॉल इज नियरेस्ट टू विच इंटीजर। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको नियरेस्ट निकालना होता है, तो ये तो बिल्कुल इसने आसान सवाल पूछा है, इसने रेंज पूछी है। सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि मैक्सिमम थ्रो कर सकता है कितना, मैक्सिमम कर सकता है 100 मीटर। तो इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, थ्रोइंग स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगी, लॉन्चिंग वेलोसिटी क्या होगी, ये सारे एक ही नाम है। तो अब देखो रेंज का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या है, u² sin 2θ/g। मैक्सिमम रेंज किस पे मिलती है हमें, मैक्सिमम रेंज हमें मिलती है जब थीटा हमारा 45 के इक्वल हो, क्योंकि sin 2θ का वैल्यू जब 1 आएगा तभी आपकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी। मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी, u²/g, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। वो कब आएगी, जब sin 2θ = 1। when sin 2θ = 1, so theta will be equal to 45 डिग्री। 45 × 2 90, 90 = 1, sin 90 1 के इक्वल होगी। अब देखो मैक्सिमम रेंज u²/g, क्यों, क्योंकि इसने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम में इतना फेंक सकता हूँ, तो आपने एंगल का सोचना ही नहीं है, u²/g लिखना है। u² = r × g, और u√, दोनों साइड निकालोगे r × g, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। रेंज आपको गिवन है 100, ये 10 है, तो ये 100 × 10 = u², अंडर रूट दोगे दोनों साइड, क्योंकि एक u निकालना है, तो u विल बी = 1000। भाई इसका अंडर रूट निकालो, जो भी आएगा आपका आंसर है 30 या 31 आएगा मेरे ख्याल से, पर लेकिन इसने ऑप्शंस क्लोज दिए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि खुद निकालना, फिर बोलोगे मैं गलत करवा रहा हूँ। If two bodies are projected at 30 degree and 60 degree respectively with the same velocity, अब देखो इसने बोल दिया कि एक बॉडी हमने फेंकी 30 डिग्री पे, दूसरी बॉडी में फेंकी 60 डिग्री पे विद द सेम वेलोसिटी, यानी कि v सेम, देन रेंजेस आर सेम, हाइट आर सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम, ऑल आर सेम। तो भाई सबसे पहले तो सारों के फार्मूलाज आप लिखो, तभी तो पता लगेगा कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, h मैक्स अभी हमने लिखा u² sin² of θ/2g। रेंज का लिखो u² sin 2θ/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखो 2u sin θ/g। अब इसने पहले ही बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो ये तो सोचनी नहीं है हमें, सारों का गेम क्या है, एंगल का। तो अगर इसको एंगल को आप चेंज करो, एक की एंगल करो आप 30 डिग्री और दूसरी एंगल करो 60 डिग्री, ठीक है, एक एंगल आप करो 30 डिग्री, दूसरी एंगल करो आप 60 डिग्री, तो ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनका सम कितना होता है 90 डिग्री, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको हम बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को मैं 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, दूसरे को मैं फेंक रहा हूँ 60 डिग्री पे, तो ये जाकर ऐसे गिरेगी और ये जो है ना ये ऊपर जाकर ऐसे गिरेगी, तो दोनों की रेंज सेम होगी, यानी कि रेंज इज़ सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ऑप्शंस क्या दिए हैं हमें, इसने ऑप्शंस हमें दिए हैं कि रेंज सेम है, हाइट सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है या आला। तो इसमें जो रेंज है वो सेम होंगी और हाइट जो है और टाइम ऑफ फ्लाइट ये सेम नहीं होंगे, क्योंकि जैसे हाइट में एंगल बढ़ेगी तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू बढ़ेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी चीज़ जो है वो इस तरह से होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज आपका सेम होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि फिगर शोज़ 4 पाथ्स
फॉर अ किक्ड फुटबॉल, ignoring the effects of air on the flight, rank the path according to initial horizontal component highest first। यानी कि आपको चार जो है वो पैटर्न गिवन है, चार पैटर्न आपको गिवन है, आपने सबको रैंक करना है विद वी एक्स बीइंग द हाईएस्ट फर्स्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा वी एक्स की वैल्यू किसकी है वो आपने देखना है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो तो इसने वेलोसिटी को डिवाइड किया हुआ है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो अगर वी एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्स में डायरेक्शन में वो टूवर्ड्स एक्स ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि ये है, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है एरो, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, सो दिस इज़ वी एक्स। अगर मैंने इस तरह से एक चीज़ ड्रॉ की है तो दिस इज़ वी वाई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इस तरह से करके एक चीज़ ड्रॉ करूं, ये, तो ये क्या है, तो ये थोड़ा वी एक्स की तरफ है, थोड़ा वी वाई की तरफ है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो ये ज़्यादा वी एक्स की तरफ है। तो जो वैल्यू मोर टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल होगी वो आपका जो है वो हाईएस्ट इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़्यादा है। तो इस तरह से आप निकालो किस में है वो आपने देखना है। अब देखो ये जो है इस तरह से सीधा, ये मोर टुवर्ड्स वाई जा रहा है, वाई के क्लोज है। उसके बाद ये भी ज़्यादा, ये भी, ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये इसको ये ड्रॉ करो इस तरह से करके, तो ये 4 के अंदर है, तो 4, उसके बाद कौन सा होगा ये, उसके बाद कौन सा होगा ये, उसके बाद ये, तो 4 देन 3 देन 2 देन 1, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. With the same effort, he throws the ball vertically upward. The maximum height attained by ball is, यानी कि एक क्रिकेटर ने एक बॉल को मैक्सिमम थ्रो किया है, अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका कितना आया, 100 मीटर। सेम एफर्ट के साथ जो है तो इजी है, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखें जगह, हाँ यहाँ पर बची हुई है। तो क्वेश्चन का क्या था कि आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम इसने एफ़र्ट के साथ बॉल को थ्रो किया है वो आपका आया है 100 मीटर। अब सेम एफ़र्ट के साथ इसने बॉल को थ्रो किया है, सो व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट। अब इन सवालों में आप परेशान हो जाते हो, लेकिन इजी मेथड्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या है, u² / 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है। रेंज का फार्मूला क्या है मैक्सिमम रेंज का, u² / g। रेंज की वैल्यू क्या है गिवन, 100 मीटर्स। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। तो एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझाऊँ तो u² / g की वैल्यू क्या है, 100। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से रखो u² / g इंटू 1/2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपकी हाइट की वैल्यू आ जाएगी। सो हाइट विल बी इक्वल्स टू u² / g की वैल्यू क्या है, 100/2। सो दिस विल बी 50 मीटर्स। कोई इतना मुश्किल नहीं है। Always choose the method which is most easy to solve the question। इस तरह से करके करोगे तो आसान है। हो सकता है जो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहे हैं वो भी मुश्किल हो, लेकिन आप अपने तरीके से जो ऑथेंटिक मेथड हो उस तरह से करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। दिस विल बी 50। A particle covers a 50 meter distance when projected with the initial speed on the same surface it will cover a distance when projected with double the initial speed। इसने क्या पूछा है आपसे, ये नीचे सॉल्यूशन भी गिवन है, ठीक है। सॉरी, इनिशियल क्या गिवन है ये आपने बेसिकली, इसने रेंज पूछी है। रेंज इज़ प्रोपोर्शनल विथ u², रेंज इज़ प्रोपोर्शनल विथ sin 2θ। अब इसने जब इनिशियल स्पीड के साथ थ्रो किया है तो इसकी रेंज कितनी है, 50 मीटर्स। और अब इसने स्पीड को डबल कर दिया है, तो जब स्पीड को ये डबल करेगा
तो इसका स्क्वायर है, तो ये कितनी हो जाएगी 4u स्क्वायर। 4u स्क्वायर यानी कि रेंज कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाएगी। तो पहले 50 है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी तो इसका मकसद क्या होगा 40 × 4, तो ये कितनी हो जाएगी 200 मीटर्स। अब ये भी एक मेथड है, एक ये मेथड है जो मैंने आपको बताया, जो आपको समझ आए सिस्टमेटिकली। या आप इस तरह से कर सकते हो R2/R1 = U2/U1, दोनों का स्क्वायर करोगे, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, और रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आमने सामने जो रखोगे U1 के सामने U1 रखोगे, U2 के सामने R2 के सामने R2 रखोगे, U2 रखोगे, R1 के सामने U1 रखोगे, यानी कि 1 के सामने 1 आना चाहिए बेसिकली, दिस इज़ आई वांट टू से। और U2 इसने क्या किया है, इसको डबल किया है, तो ये हमने यहाँ पर लिखी है, U नीचे लिखा है, ऊपर है इसका स्क्वायर। तो इसने इसी सेम तरीके से सॉल्व किया है, R को उधर लेकर गया है, तो ये बिल्कुल सेम ही जो है ना आंसर इसका आया है 200 मीटर। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, और इतना कोई मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। A projectile thrown with a speed v at an angle theta has a range r on the surface of earth. For the same v and theta, its range on the moon will be। अगर आपको थोड़ा बहुत इसका पता हो कि अर्थ की जो ग्रेविटी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ है ये, ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है, तो ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाय 6 के इक्वल होती है। ठीक है, अब हम देखो ना, हमने अर्थ पे प्रोजेक्टाइल पढ़ी थी, और मैंने आपको बोला था कि अर्थ की मोशंस रोटेशंस ये कुछ भी इसको प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसने क्या किया कि प्रोजेक्टाइल कोई मून पर लेकर गया, तो अब उसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज का फॉर्मूला है U² sin 2θ/g। तो अब क्या हुआ, इसने इसको कुछ भी चेंज नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ g को ही चेंज कर दिया। तो अभी हमारा g कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ के कंपेयर में ये चेंज हो गया है। तो पहले क्या था, ये e था, GE था, अभी GE की वैल्यू कितनी है gm। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम R/gm। तो ये gm किसके इक्वल है, R इज़ प्रोपोर्शनल विद GE/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये R विल बी 6, R प्रोपोर्शनल विल बी 6 × 1/GE, यानी कि ये 6 टाइम्स आपकी जो रेंज है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि अगर सेम स्पीड सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम एक चीज़ अर्थ पर फेंकें तो वो 6 गुना आगे जाकर गिरेगा मून पर। अर्थ पर इतनी रेंज, तो मून पर उसकी 6 टाइम्स ज़्यादा होगी रेंज। तो ऐसे क्वेश्चंस तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं MD किट बना रहा होता तो मैं आपको ज़रूर देता, और कुछ पीछे वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं, सारे कर सकते हैं बच्चे, होशियार हैं वो भी, जो मेरे जैसे हैं वो भी, जिनको मतलब कम आता है। A bullet is fired from a cannon with a velocity 500 meter per second. If the angle of projection is 15 degree, g हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन रेंज, भाई इसमें क्या मुश्किल है, क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, तो भाई फार्मूला लगेगा। फार्मूला रेंज का क्या है, रेंज का फार्मूला क्या है, तो रेंज इज इक्वल्स टू U² sin 2θ/g। इनिशियल वेलोसिटी इसने कितनी दी है 500, तो ये 500 इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, sin 2θ, 2 एंगल कितनी है 15 डिग्री, तो ये यहाँ पर 30 रखोगे तो ये होगा 1/2, और नीचे क्या आएगा g 500, तो ये कितना आएगा 500 × 500, और ये 1/2/10। ठीक है, एक ये 0 इससे चला गया, और ये 250 हुआ, और इसको जब आप सॉल्व करो तो ये कितना होगा 50 × 250 00, तो ये होगा 1.25 × 10⁴ 10⁴ 1.25 × 10⁴, या 12.5, इसको अगर मैं लिखूँ इस तरह से 12.5 × 10⁻³ तो भी सही है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन
इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इनिशियल के हाफ के इक्वल है, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज की वैल्यू क्या होगी? पहले इजी क्वेश्चंस कर लें, फिर ये मैं आपको करवाता हूँ। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल component are 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड 19.6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। हॉरिजॉन्टल रेंजेस, अब देखो यहाँ पर इसने डायरेक्टली Vx और Vy दिए हैं, तो मैं आपको एक फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ, उस पर ये होगा R = 2 Vx Vy अपान G, इस पर ये सॉल्व होगा। तो आप इस पर से कर सकते हो, बस वैल्यूज़ पुट करने हैं, आपने आंसर निकालना है। 2 इंटू एक की वैल्यू है 9.6, दूसरे की है 9.8 और दूसरे की है 19.6 अपान जी की वैल्यू कितनी है 9.8। तो ये टेबल इस पर जाएगा 2 मरतबा, और 2 2 द 4 इंटू 9.8 जो भी वैल्यू आए निकाल लेना। A projectile is fired at 30 degree to the horizontal. The vertical component of velocity is 80 meter per second. Vy is equals to 80 meter per second. Its time of flight is t. What will be the velocity of projectile at t is equals to t upon 2. यानी कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट t अपॉन 2 के इक्वल है तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी? तो इसमें 80 मीटर्स आपने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है t अपॉन 2 के ऊपर। तो t अपॉन 2 क्या है आपका? मैक्सिमम हाइट। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर क्या है आपकी Vy और ये है आपकी Vx, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको जो है वो गिवन है, वर्टिकल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। तो टेन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू Vy अपॉन Vx। तो टेन थीटा एंगल आपको 30 है, 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू Vy अपॉन Vx। तो Vx विल बी इक्वल टू √3 इंटू Vy। Vy किसके इक्वल है? 80/√3, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये आपने कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह से भी सॉल्व करनी है। जहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई हो, अगर कोई भी कैलकुलेशन वगैरह में, तो वो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब बॉल थ्रोन बाय, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया हमने? हाँ, एक ये हमने मिस किया था, इसको हम करते हैं। पहले मैं ये चीज़ आपको करवा लूँ। अब बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 seconds, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। सिंपल सवाल है कि बॉल को एक हमने यहाँ पर देखो, ये एक बंदा खड़ा है, बॉल को इसने फेंका, ये यहाँ पर दूसरा बंदा खड़ा है, इसने बॉल को कैच किया, इसको लगा 2 सेकंड, मैक्सिमम हाइट बतानी है। मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? h = u² अपॉन 2g। ये इसने टाइम गिवन है कितना? 2 सेकेंड्स। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल का कुछ नहीं है, तो 2u अपॉन g। ये किसके इक्वल है? ये आपका इक्वल है 2 सेकेंड्स, यानी कि t = 2 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 2u अपॉन g। तो यहाँ से अगर मैं 2 = 2u अपॉन g से u की वैल्यू निकालूँ तो कितनी होगी? तो ये u की वैल्यू आएगी आपकी 10। क्यों कि ये 2, ये g इधर आएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 2 मर जाएगा, और ये 10। हाइट की वैल्यू क्या आएगी? 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10। तो ये 10, ये हाइट 5 या 4.9 जो भी वैल्यू हो आपका,
वो आपका करेक्ट आंसर है। ये 5 गिवन है तो ये आपका करेक्ट आंसर। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड कीपिंग द एंगल ऑफ सेम, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, किधर है फॉर्मूला, कि इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया है, एंगल सेम रखी है। तो ये देखो किसके साथ प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के साथ। एच इज़ प्रोपोर्शनल विद यू स्क्वायर। इफ़ यू डबल दिस सो ओवरऑल रिजल्ट विल बी 4u square, so the height will be increased by 4 times, be quadrupled. The maximum horizontal range of projectile is 400 meter. The maximum height attained by it will be, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो 400 मीटर है। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो किसके इक्वल होगी? तो एक हाइट और रेंज का आप रिलेशन निकालते हो, हाइट और रेंज का आप रिलेशन निकालते हो, वो किस तरह से होता है? हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g, और नीचे रखते हो रेंज डिवाइडेड बाय आप करते हो क्या, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये h अपॉन r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g इंटू जी अपॉन नीचे क्या रखेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये एक साइन इसमें चला गया, यू स्क्वायर में ख़त्म हो गया, जी में ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा? ये एक 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, और ये ऊपर क्या बचा? साइन, और ये नीचे क्या बचा? कॉस। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। तो एच अपान आर इज इक्वल्स टू 10 थीटा अपान 4, या इसको मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा 4h इज इक्वल्स टू आर 10 थीटा। सो दिस इज द रिलेशन between height and range, 4h इज इक्वल्स टू आर 10 थीटा। अब मैक्सिमम रेंज और हाइट का इसने चक्कर बोला है, किधर है ये सवाल? ये 400 मीटर क्या है? 400 मीटर आपकी रेंज है, तो इधर रखो रेंज 4h इज इक्वल्स टू आर, 4h इज इक्वल्स टू रेंज कितनी है 100, h इज इक्वल्स टू कितना होगा? सॉरी 100 नहीं है ना, 400 है आई गेस, 400 है सॉरी। तो ये 400 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपकी हाइट आ जाएगी 100। रेंज आपकी गिवन है, आपने ये निकाला हाइट और रेंज का रिलेशन 4h इज इक्वल्स टू आर 10 थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे ये सवाल पूछे, एक मैं इधर बता देता हूँ आपको, 8 वॉट एंगल रेंज एंड हाइट आर इक्वल या सेम, ये गोल्डन एमसीक्यू पता नहीं कितनी दफ़ा पूछा गया है। तो 4h इज इक्वल्स टू आर 10 थीटा, इसी से करोगे आप, इसीलिए बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो ये चीज़। तो हाइट की जगह आपने सपोज़ दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की जगह पर मैंने a रख दिया, तो ये a से a मर गया। थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 4, थीटा इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 76 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर से देख के निकाल लेना, ये ऑप्शन हो तो भी करेक्ट है, ये ऑप्शन हो तो भी करेक्ट है, ठीक है। और इसी फार्मूला से ये होगा, ठीक है। आई होप कि कब समझ आ रहा होगा आपको और वीडियो हेल्पफुल रही होगी। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड द सेम वेलोसिटी, वन इज प्रोजेक्ट एट एंगल ऑफ 30 एंड अदर इज प्रोजेक्ट एंगल ऑफ 60। रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स का रेशो निकालना है। एक को 30 पे थ्रो किया है, दूसरी को 60 पे थ्रो किया है। मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। h1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 1 अपान 2g, h2 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर ऑफ थीटा 2/2g। अब इसने बाकी चीज़ें सेम रखी हैं, सिर्फ एंगल का चक्कर जो है इसने दिया है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री का रखोगे। 30 डिग्री में क्या आता है 1/2, इसका स्क्वायर करोगे, और नीचे आएगा √3/2, इसका स्क्वायर करोगे। दोनों का रेशो निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लेना, ये मुझ पे एहसान करना आप लोग, ठीक है। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60। अच्छा ये आपको अच्छा पढ़ता हूँ मैं, चलो ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 6 किलोमीटर टूवर्ड्स पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट अर्थ सरफेस एट एन अप्रोप्रिएट टाइम द पायलट रिलीजेज अ बॉल सो दैट इट स्ट्राइक्स द टारगेट एट द अर्थ, द बॉल विल अपीयर टू बी फॉलिंग। सिंपल इसने एक चीज़ पूछी हुई है कि एक एरोप्लेन में से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया है। अब वो इस तरह से गया है, उसने एक टारगेट को हिट किया है, तो बताओ उसका पाथ क्या होगा। तो इसके भाई पाथ डिपेंड करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, यानी कि ऑब्ज़र्वर जो है वो कहाँ से देख रहा है। तो यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ। सपोज़ एक ऑब्ज़र्वर मैंने यहाँ पर ड्रा किया, ये देख रहा है, अब ये ऐसे खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, तो इसको नज़र आएगा अब बॉल जैसे नीचे गिरा है ना, नीचे, तो इसके पास होगी इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जो प्लेन मूव कर रहा है उसके पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पहले ही बताया उसने, तो इसके पास होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये जो 0 है ये इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये ग्रेविटी आ जाएगी बीच में, ग्रेविटी इसको नीचे झुकाएगी। ये फिर जो है आगे जाने की कोशिश करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, तो ग्रेविटी इसको फिर झुकाएगी, फिर ये आगे जाने की कोशिश करेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, फिर इसको ग्रेविटी नीचे झुकाएगी। तो इस तरह से करके इसका जो पाथ बन जाएगा दैट विल बी अपीयरिंग एज पैराबोलिक पाथ बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑब्जर्वर जो ग्राउंड के ऊपर है उसके हिसाब से, लेकिन जो पायलट इसके अंदर है वो जब इसको देखेगा तो उसने सेम उतनी जितनी इसकी वेलोसिटी है उतनी ही प्लेन की वेलोसिटी है। तो ये जब इसको आगे जाएगा तो देखेगा कि ये बॉल जो है, अब देखो ये बॉल आगे जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, लेकिन उसको वो थोड़ी दिखेगा कि नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है, उसको ये दिखेगा कि बॉल उसके साथ साथ चल रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके लिए ये जो बॉल है वो बिल्कुल इसके साथ चलेगा, इसके पैरेलल चलेगा, ठीक है। ऐसे अपीयर होगा ये स्ट्रेट लाइन में ये बॉल जा रहा है नीचे, स्ट्रेट लाइन में बॉल नीचे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, इस तरह से इसको शो नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, ऑन अ पैराबोलिक पाथ सीन बाय द पायलट, पैराबोलिक पायलट को नहीं दिखेगा वर्टिकली अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ए सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को भाई वर्टिकली थोड़ी दिखेगा, इस तरह से गिरता हुआ इस डायरेक्शन में दिखेगा। ऑन अ पैराबोलिक पाथ ए सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट, बिल्कुल बिल्कुल नियर द टारगेट, ये टारगेट के पास खड़ा है, इसने देखा पैराबोलिक पाथ। ऑन जिगजैग पाथ सीन बाय पायलट नो, ठीक है। तो ये इस तरह से करके होगा। अब कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा था बीच में, वो क्या था, उस पर कोई मार्किंग नहीं होगी अगर हमने छोड़ा है तो। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, स्टार दिया हुआ है। वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो रेंज बतानी है, तो भाई रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है R=u² sin 2θ/g। तो इसने कहा था कि जो मैक्सिमम हाइट है उस पे जो वेलोसिटी है वो हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, तो रेंज क्या होगी। तो यहाँ पर इसने एक चीज़ बोली है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे बॉडी के पास जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और सिर्फ इसने क्या कहा है कि वहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, ओरिजिनल वेलोसिटी का हाफ। एक चीज़ समझो भाई, इसने बोला कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है u/2, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि कौन सी वेलोसिटी होती है u cos θ। तो इसने बोला है कि वो कितना है u/2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। यहाँ से आप एंगल निकाल लोगे, u से u मर जाएगा, cos 1/2 कितना होता है, cos होता है 1/2 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप रखोगे वैल्यू
आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, यू स्क्वायर √3/2 जी, तो ये क्या होगा? √3 यू स्क्वायर अपान 2 जी। या इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर निकल आएगा। इसका मेथड यही था, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये थी बताने वाली, बाकी और कोई चीज़ नहीं थी। यानी कि आपने पहले एंगल निकाला, वो एंगल यहाँ पर पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, यहाँ पर वो भी आपने रखना है कितना, u/2। इस तरह से करके आपने आंसर निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिल्कुल इसके रिव्यूज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई है अपने बिज़ी स्केड्यूल की वजह से, वो भी टाइम निकाल कर, क्योंकि आपका MDCAT 2026 अगस्त में होने वाला है, तो इस वजह से। ठीक है, वीडियोस देखें। वन शॉट के मैंने काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आई विल ट्राई कि MDCAT 2026 से पहले मैं कुछ वर्कशीट्स अपलोड करूं, वन शॉट अपलोड करूं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट मैंने अपलोड नहीं किया, तो वो मैं अपलोड करूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेव्स पर, तो मैंने इतनी वर्कशीट्स और वीडियोस बनाई हैं जो आप देखो तो कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।